जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं महान हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 7 जून है, यानी कल पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है। पिछले वर्ष भी पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई थी, लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ हमें देखने को मिली थी कि ट्विटर के ऊपर दो समाजों के बीच में पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ राजपूत समाज था जो हैशटैग राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुज्जर समाज था जो पृथ्वीराज चौहान जी को अपने समाज का बताते हुए हैशटैग गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहा था। तो सवाल ये उठता है कि पृथ्वीराज चौहान जी किस जाति से संबंध रखते थे। अब तक तो हमने जितनी भी इतिहास की किताबें पढ़ी हैं या हमें पढ़ाई गई हैं उन सभी में हमने देखा है कि पृथ्वीराज चौहान जी को राजपूत ही बताया गया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि गुज्जर समाज उन्हें अपने समाज का बताते हुए दावा ठोक रहा है? ऐसे कौन से साक्ष्य, ऐसे कौन से प्रमाण, ऐसे कौन से तथ्य गुज्जर समाज के पास हैं जिसके बिना पर वो इस तरह का दावा ठोक रहा है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है आचार्य वीरेंद्र जी को। तो आचार्य वीरेंद्र जी, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन ओम जी। जी तो आचार्य वीरेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को शुरू करने से पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बहुत अवगत करा दीजिए, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को शुरू करेंगे। ठीक है ओम जी, मेरा सामान्य परिचय जो है, मैं आर्य समाज के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। विशेष करके समाज सुधार और जो आध्यात्मिक प्रचार और जागरण के लिए कार्य करना जो है हमारा मुख्य रूप से रहता है। तो यही मेरा संक्षिप्त में छोटा सा परिचय है जी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वर्षों पहले आपने जी न्यूज़ पर एक डिबेट भी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर। उस डिबेट में भी आचार्य वीरेंद्र जी को गुर्जर समाज के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया था। वहां पर भी इन्होंने अपने सारे साक्ष्य और सारे प्रमाणों को देने का काम किया था। तो आचार्य वीरेंद्र जी, चलिए बिना लाग लपेट के इस चर्चा को हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि अभी तक तो हमने जितनी भी इतिहास की किताबें पढ़ी हैं या जो हमको पढ़ाया गया है उन सभी में हमने देखा है कि पृथ्वीराज चौहान जी को राजपूत ही बताते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से सबूत आप लोगों के पास है जिसके बिना पर आप यानी कि गुज्जर समाज इन्हें अपने समाज के गुज्जर समाज का बता रहा है? कृपया करके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए ओम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महापुरुष जो हैं वो सारे समाज की एक थाती होते हैं। सबको उन पर गर्व करना और पूरे समाज और राष्ट्र को उनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। पर इतिहास तथ्यों के आधार पर चलता है। हमें इतिहास में अगर उनके ओरिजिन को देखते हैं, उनके मूल को देखते हैं, तो पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जिस चौहान वंश से आते हैं वह चौहान वंश जो है उसका ओरिजिन जो है वो गुर्जर है। और तो इसलिए जो 6ठी शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक का ये कार्यकाल है इतिहास में, ये गुर्जर काल के नाम से है। पर किन्हीं कारणों से एक तरह से इसको अब राजपूत काल के नाम से पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। पर सच्चाई ये है कि पूरे प्रमाणों के साथ ये जो काल है ये गुर्जर काल है। इसमें चौहान भी, इसमें परमार भी, इसमें प्रतिहार भी, इसमें चालुक्य भी, इसमें चंदेल भी, इसमें तोमर भी, सोलंकी आदि जितने भी राजवंश हैं ये सब 6ठी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक ये गुर्जर काल है इतिहास में। के मुंशी जी ने, जो संविधान सभा के भी सदस्य थे, उन्होंने इस विषय का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में किया। और उन्होंने कहा कि कर्नल टाड ने ये गलती की थी
कि उन्होंने जो है शुरू में इन राजवंशों को राजपूत नाम से संबोधित किया। वो मानते हैं कि राजपूत काल जो है वो 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, लेकिन ये 13वीं शताब्दी तक 6वीं शताब्दी से गुर्जर काल है। इसलिए पृथ्वीराज का मूल जो है वो गुर्जर का है और वो गुर्जर जाति से संबंध रखते थे। अच्छा, जैसा कि आपने ये बताया कि जो ये परमार थे, प्रतिहार थे, चौहान थे, हमने जैसा कि पढ़ा है जो एक अग्निकुंड की थ्योरी होती है, तो उन थ्योरी के जितने भी ये सब सदस्य थे, जैसे कि चौहान थे, परमार थे, प्रतिहार थे, इन सबको तो अभी तक हमने राजपूत ही पढ़ा है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सारे के सारे गुर्जर ही थे, तो इनके गुर्जर होने के प्रमाण आपको कौन सी किताबों में मिलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उस समय के समकालीन ग्रंथों को देखें तो सबसे बड़ा समकालीन ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जो पृथ्वीराज के दरबार के कवि जो जयानक ने लिखा था। और जयानक ने उस पुस्तक में जगह जगह प्रयोग किया है गुर्जरेश्वर, गुर्जर मंडल, गुर्जर दुर्ग। और पृथ्वीराज का जो राज्य था वो गुजरात्रा कहलाता था। और कि पृथ्वीराज के समय में ही नहीं, ये कई शताब्दियों से पृथ्वीराज के का समय तक गुजरात्रा के नाम से ही प्रसिद्ध था। चूंकि 1020 में अल-बेरूनी ने उसके गुजरात्रा होने की पुष्टि की। जब वो भारत आया अल-बेरूनी, तो उसने लिखा कि ये चौहानों का जो राज्य है ये गुजरात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसलिए अजमेर का ये चौहान वंश पूरा का पूरा पहले से ही गुर्जर कहलाता था। और पृथ्वीराज विजय में वहाँ पर उनके किलों को भी, जैसे उनका जो नाडोल का किला है उसको गुर्जर दुर्ग लिखा स्पष्ट रूप से। राज्य को गुजरात्रा कहा जा रहा है। और जब पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित किया तो वहां भी लिखा कि गुर्जर कृत गोरी पराभव वर्णनम, कि गुर्जर के द्वारा गोरी को पराजित करने का वर्णन। तो गुर्जर कौन है वहां पर? पृथ्वीराज के लिए वो शब्द प्रयोग आया है। और गुर्जरों का किला जिसको कहा वो किसका किला है? चौहानों का किला है, जिसके लिए गुर्जरों के किले का प्रयोग किया। तो ये इनके पर्याय में गुर्जर शब्द का प्रयोग होता था। चूंकि मूल रूप से इनकी जाति गुर्जर थी, इसलिए ये इतिहास की सच्चाई है। और ऐसा ही नहीं है, नैनचंद शूरी ने भी अपने ग्रंथ में जो है हमीर महाकाव्य में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज के लिए श्री गुर्जर नृपति शब्द का प्रयोग किया है। श्री गुर्जर नरेश्वर इस शब्द का प्रयोग किया है। और इसी अच्छा, यहाँ पे आपको रोकूंगा। जैसा कि मैंने जितने भी राजपूत समाज के प्रतिनिधि हैं और कुछ इतिहासकार भी, मैं जी न्यूज़ की डिबेट में भी आप लोगों को देख रहा था, तो वो लोग गुज्जर, जो ये गुजरात्रा शब्द है, इसके ऊपर जोर देके ये इसे स्थानवाचक शब्द बता रहे थे, जातिवाचक शब्द इसे नहीं बता रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मतलब किस तरह से जातिवाचक है? वो लोग तो इसे स्थानवाचक बता रहे हैं। देखिए, गुजरात का पूरा जो एक क्षेत्र है, अगर आप जाएंगे पुराने समय में, जब यहाँ पर महाभारत काल को आप देख लीजिए, महाभारत काल में ये राज्य जो है आनर्त प्रदेश कहलाता है। वहाँ इसका विस्तार से वर्णन है। चूंकि द्वारिका पुरी वहाँ श्री कृष्ण जी ने बसाई थी, जब यहाँ जरासंध के लगातार हमले हो रहे थे तो उन्होंने उस समय मथुरा को छोड़ दिया था और वहाँ से द्वारका में जाकर के बसे। और वहाँ उस समय भी गुजरात का पूरा जो ये क्षेत्र है आनर्त, और बाद के दिनों में भी ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे एक इलाके को कच्छ बोलते थे, एक को सौराष्ट्र बोलते थे, अलग अलग लाट के नाम से क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है। पर जब गुर्जर शासकों ने इसको राजनीतिक रूप से इन सारे क्षेत्रों को संगठित किया और संगठित करके मजबूती के साथ एक अंपायर खड़ी की और उसको नाम दिया उन्होंने गुजरात्रा, गुर्जर देश, गुर्जर भूमि, गुर्जर भुभुज, गुर्जर मंडल।
ये बहुत सारे शब्द उस समय के समकालीन पुस्तकों में हमें देखने को मिलते हैं। तो गुर्जरों के अभ्युदय से पहले गुजरात नाम का कोई प्रदेश या देश नहीं था। अगर आप देखेंगे तो आपको उसका कहीं भी रामायण में, महाभारत में, जो पुराना जो हमारा वैदिक काल का लिटरेचर है उसमें इसका आपको देखने के लिए कोई वो निशान नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गुर्जरों के नाम पर ही गुजरात पड़ा, और गुजरात का अर्थ सीधा सीधा होता है गुर्जरों के द्वारा रक्षित राज्य या क्षेत्र। जिसकी रक्षा गुर्जर करते हैं वो गुजरात कहलाता है। और के.एम. मुंशी ने तो एक बात और लिखी है। के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये जो वर्तमान गुजरात है ये तो उस गुजरात का जिसके सम्राट मिहिर भोज जो है वो शासक थे उसका एक अवशेष मात्र है। आज का ये विस्तृत बड़ा गुजरात राज्य को भी वो कहते हैं कि ये तो उस विशाल गुजरात का एक अवशेष मात्र है। जो विशाल गुजरात था वो काबुल से लेकर के कन्नौज और बर्मा तक फैला हुआ था। वो कहते हैं कि वो गुजरात तो इतना विस्तृत था जो गुर्जर देश कहलाता था उस समय पर। आज भी आप पाकिस्तान में चले जाइए, गुजरांवाला क्षेत्र है। पाकिस्तान में गुजरात एक पूरे जिले का नाम है। किला गुर्जर खान है आज भी वहां पर। तो ये अफगानिस्तान तक हमारी संस्कृति और हमारा पूरा का पूरा भारत का ये विस्तार था। गंधारी जो है वो कांधार देश की थी, जो दुर्योधन की माताजी थी। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान अगर देखें तो 1000 वर्ष पहले अफगानिस्तान राजा जयपाल के शासनकाल में हुआ करता था। महमूद गजनवी से जब उनके लगातार युद्ध हुए तो राजा जयपाल पराजित हुए, तो महमूद गजनवी आगे बढ़ता चला आया। तो उस समय वो इलाके खाली हुए। जयपाल के जो मंत्री थे वो अफगानिस्तान पर शासन करते थे, और जयपाल के जो पूर्वज थे वो सम्राट मिहिर भोज के लाखन जो है, जिनका राजतरंगिणी में भी वर्णन किया है, जिनके देश को गुर्जर देश लिखा है और जिस लाखन के लिए गुर्जर राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, वो लाखन सम्राट मिहिर भोज के 836 से लेकर के 888 तक सामंत रहे। और आने वाले दिनों में फिर वो अगले जो शासक आए प्रतिहार वंश के, उनके भी सामंत रहे। महेंद्र पाल के जमाने में भी वो सामंत रहे। और ये जो कश्मीर के राजा से, शंकर वर्मन से जो इस राजा का जो झगड़ा हुआ था, ये भी घटना जो है ये 890 ईस्वी की घटना के मुंशी उसको मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात राज्य जो है ये बहुत विस्तृत था। वो किसी एक क्षेत्र के नाम पर या किसी एक प्रदेश के नाम पर या किसी एक इलाके के नाम पर नहीं था। पूरा का पूरा राजस्थान भी जब गुजरात ही था, तो आप देख लीजिए 16वीं शताब्दी से पहले राजपूताना शब्द आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। 16वीं शताब्दी के बाद राजपूताना शब्द अस्तित्व में आया, और विशेषकर इसका प्रयोग फिर अंग्रेजों ने ज्यादा किया। तो उससे पहले ये सारा गुजरातरा ही था। ये सब प्रमाणों के आधार पर, ये सारी चीजें प्रमाणों के आधार पर बिल्कुल एक सिद्ध बातें हैं। तो हमें ये बताइए कि जब इतने सारे साक्ष्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं उनके गुर्जर होने के, तो आखिर क्या वजह थी कि इतिहासकारों ने उन्हें राजपूत लिखा है? कुछ तो कारण रहा होगा। उसका बड़ा कारण यही है कि जो शुरू में कर्नल टाड ने जो है इन वंशों के नाम को देख करके और सीधे जो उस समय वंश शासक कर रहे थे उनके नाम को देखा और सीधे इनको उन्हीं राजवंशों के साथ उन्होंने जोड़ दिया। और लेकिन उन्होंने उन संदर्भों को नहीं देखा जब तक बहुत सारे शिलालेख, बहुत सारे ताम्रपत्र, बहुत सारी मुद्राएं जब तक प्रकाश में नहीं आई थी। चूंकि ये 200 साल से भी पुरानी बातें हो गई, तो बाद में जब ये चीजें प्रकाश में आई तो इतिहासकारों के मत में परिवर्तन हुआ और इतिहासकारों ने देखा कि जो इतिहास की जो सच्चाई है वो ये नहीं है। इतिहास की सच्चाई ये है कि ये सारे राजवंश जो हैं इतिहास में गुर्जर के नाम से हैं और केवल ये भौगोलिक सेंस नहीं है गुर्जर जी, ये वहां व्यक्तिगत रूप से राजाओं को के लिए प्रयोग हुआ है
और उनकी जाति के लिए ये प्रयोग हुआ है, उनकी पहचान के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ये इन बातों के कहने का कोई आधार नहीं है। इतिहास का पुनरावलोकन होना चाहिए, इतिहास को ठीक प्रकार से लिखने की और समझने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि महापुरुष जो है वो किसी एक वर्ग के, किसी एक वंश के, एक जाति की धरोहर नहीं होते, वो सारे समाज और राष्ट्र के जो है प्रेरणा पुरुष होते हैं। पर इतिहास में जब हम उनके ओरिजिन को पढ़ेंगे, उनके मूल को पढ़ेंगे, तो इतिहास का धर्म ये कहता है कि हमें उस सच्चाई को स्पष्ट करना चाहिए। हमें वहां पर इतिहास में छल को या गलत झूठे तथ्यों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात तो एकदम सही कही है। जो आप मुझे ये बताइए एक बार फिर से, जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनको किन किन किताबों में उनके लिए गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ, ताकि हम दर्शकों को वो चीजें लगा सके, बता सके। देखिए, मैंने पृथ्वीराज विजय का आपको बताया, जो समकालीन राइटर ने लिखी है, जो उनके दरबार के कवि थे, ये सबसे प्रमाणिक चीज है। पृथ्वीराज रासों में आप देख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासों में उनके पिता सोमेश्वर चौहान के लिए आया, सोमेश शूर गुज्जर नरेश। वहां कहा कि सोमेश शूर और गुज्जर नरेश, उनको शूर मतलब उनकी शूरवीरता की का बखान करते हुए कहा कि सोमेश जो है वो वीर हैं और गुज्जर नरेश हैं, मतलब गुर्जर राजा उनको वहां पर कहा गया। तो पृथ्वीराज के पिता अगर गुर्जर हैं तो अब सोचने की बात है कि पृथ्वीराज कौन है। और ये सिलसिला ओम जी लगातार चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस सिलसिले को, तो पृथ्वीराज के जो छोटे भाई थे हरिराज चौहान, जिनको हमीर राशों में श्री गुर्जर नरेश्वर लिखा है, तो वो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब यहाँ अजमेर के किले पर उन्होंने गोले को बैठा दिया, उनको गोले को जब अजमेर का किला सौंप दिया भारी राज्य कर देने की शर्त पर, तो उस समय हरिराज चौहान ने बचे कुचे सैनिकों को, सेनापतियों को इकट्ठा करके और उसने उस गोले पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसको युद्ध में मार दिया और हरिराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठ गए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला, जो पूरब में एक युद्ध में व्यस्त था, कि इस प्रकार से गोले को मार करके वो दोबारा से जो है अजमेर की गद्दी पर पृथ्वीराज के भाई हरिराज चौहान ने कब्जा कर लिया, तो वो वहां से आया पूरब से और उससे फिर हरिराज चौहान का युद्ध हुआ। पर हरिराज चौहान किसी भी कीमत पर बंदी बनना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना की पराजय हो गई, तो वो जलती हुई चिता में प्रवेश कर गए। उन्होंने आत्मदाह कर लिया, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, पर अपने मान सम्मान और अपनी मातृभूमि के साथ समझौता नहीं किया। फिर हरिराज चौहान के जो 3 बेटे थे, एक कलशाराज चौहान, एक दीपराज चौहान और एक देवराज चौहान, तीनों ने इधर जो आज मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है, जहां ये आज भी कलशान खाप के नाम से कलसा राज चौहान के, इन चौहानों के 84 गुर्जरों के गांव हैं। जो कलसा राज के बेटे हैं वो कलशान कहलाते हैं। आप इलाके में चले जाइए, कोई भी बताएगा बहुत प्रसिद्ध जगह है, कलशान है ये सब। और जो दीपराज के हैं वो कहलाते हैं दापे, और देवराज के कहलाते हैं देवड़े। इन तीनों के अलग अलग गोत्र हो गए, इनसे ये उपगोत्र बन गए। पर ये तीनों गोत्र आपस में, चूंकि भाई हैं आपस में, इसलिए इन गोत्रों में आपस में शादी विवाह नहीं हो सकता। शादी विवाह वर्जित है। वो अपने आप को एक परिवार मानते हैं तीनों। तो नहीं तो एक गोत्र छोड़ करके दूसरे गोत्र में शादियां होती हैं। तो दीपराज के जो है दापे और देवराज के देवड़े और कलसा राज के कलशान गुर्जर आज भी यहाँ 84 गांव के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर रहते हैं। अंग्रेजी गजेटियर में उनका पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है। अगर आप ब्रिटिश रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो गजेटियर देख लीजिए, उसमें उनको स्पष्ट रूप से पृथ्वीराज के भाई हरिराज के वंशज लिखा हुआ है। और
उनकी मैं कई लोगों को पता नहीं है, वो सुनकर के आश्चर्य में होते हैं। तो उन्हें इन चौहानों के गांव में से कई बड़े उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां से हुए चौधरी नारायण सिंह चौहान, जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। इसी प्रकार से वहां से उनके बेटे संजय चौहान जो है मेंबर पार्लियामेंट बने। इसी प्रकार से वहां इन 84 में कलछानों की एक गांव आता है जसाड़ा, जहां से सुप्रीम कोर्ट के जज बने BS चौहान, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रहे। वहीं से वीरेंद्र सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कई बार मंत्री रहे, MLC रहे, MLA रहे, कई बार मंत्री बने वो। इसी प्रकार से वहां से जो मुस्लिम गुर्जर हैं वो भी अपने आप को छाती ठोक करके जो चौहान मुस्लिम गुर्जर है पृथ्वीराज का वंशज स्वीकार करते हैं और गौरव करते हैं इस बात पर। मनव्वर हसन जो चौहान गोत्र का गुर्जर था वो वहां सांसद भी रहा, राज्यसभा का मेंबर भी रहा, मतलब संसद का सदस्य, लोकसभा का मेंबर रहा, राज्यसभा का मेंबर रहा, वो विधानसभा का मेंबर रहा, विधान परिषद का मेंबर रहा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। थोड़ी उम्र में ही वो चारों सदनों का सदस्य रहा। उसकी पत्नी भी दो बार उसकी पत्नी भी मेंबर पार्लियामेंट बन चुकी, तबस्सुम। और उसका बेटा जो नाहिद है वो भी इस समय पर विधायक है। तो ये सब वो चौहानों की जो ये 84 है उसके मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। जो गुर्जर चौहान है जो वहां बहुत प्रसिद्ध है। और बाबू हुकुम सिंह जी तो वहां एक ऐसा नाम थे जो बीजेपी में रहे पहले, बहुत पहले तो वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। और जो कैराना से मेंबर पार्लियामेंट बने बाबू हुकुम सिंह जी, वो उसी चौहान खाप के प्रधान रहे 84 के, जो चौहानों के 84 गांव हैं। तो ये सिलसिला तो लेकर के पृथ्वीराज के भाई हरिराज चौहान से आज तक लगातार जारी है। इसको किसी से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुर्जर जो है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, ये मूल रूप से गुर्जरों के वंश हैं। और बाकी ये दूसरी जातियों में भी ये गोत्र गए तो वो एक शाखाएं हैं इन्हीं परिवारों की, वो इनके भाई हैं। मतलब लेकिन वृक्ष जो है वो पहले होता है, शाखाएं बाद में होती हैं जी। तो अच्छा ये बताइए। हाँ जी। ये तो चलिए आपने इतने सारे तर्क अपने दिए और इनसे कहीं ना कहीं लग तो ऐसा ही रहा है जो बात आप कह रहे हैं कि गुर्जर होने के काफ़ी प्रमाण उनके मिल रहे हैं। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, जो पृथ्वीराज चौहान जी के समकालीन चाहे जितने भी लेखक हुए हैं, क्या किसी ने भी पृथ्वीराज चौहान जी के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, आप पृथ्वीराज के लिए ही नहीं, मतलब लेकर के 6वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी तक किसी भी शासक के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उन सब के लिए गुर्जर शब्द का ही प्रयोग हुआ है। पहली बार 13वीं शताब्दी के अंत में आकर के कीर्तिपाल राजपूत जो है वो आता है प्रकाश में चौहान वंश का, और वो 13वीं शताब्दी के बिल्कुल एंड में जाकर के आता है। तो लेकिन इससे पहले कोई भी जो अपनी मोहर का भी प्रयोग करता है, पर उससे पहले कोई भी शासक जो है सबके साथ गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, गुर्जराधिपति, गुर्जर राजा, गुर्जर नृप हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग है। उनके राज्य गुजरात, गुर्जर भूमि, गुर्जर भुभुज, गुर्जर देश, गुर्जर राष्ट्र, इन शब्दों का, गुर्जर मंडल, इन शब्दों का प्रयोग है सीधे सीधे। तो राजपूत कहीं भी नहीं है? हाँ जी। तो मतलब राजपूत शब्द उनके लिए कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है? 13वीं शताब्दी के लिए प्रयोग, 13वीं शताब्दी के बाद प्रयोग हुए हैं फिर ये सब। अच्छा। विदेशी राइटर ने भी 13वीं शताब्दी के बाद प्रयोग किया और फिर देसी राइटरों ने भी प्रयोग कर दिया, चूंकि उसके बाद तो राजपूत काल शुरू ही हो गया 13वीं शताब्दी के बाद। तो पर ये शाखा गुर्जरों में से ही निकली। और अगर आप देखें तो विदेशी राइटर भी जितने आए भारत में उस समय, केवल देश के राइटर्स की बात नहीं कह रहा मैं, हर्षवर्धन के जमाने में 600 कुछ ईस्वी में जब यहाँ ह्वेन सांग आया चीनी यात्री,
तो उसने उस समय गुर्जर राज्य का वर्णन किया और उसके नौजवान क्षत्रिय राजा का वर्णन किया, जो गुर्जर राज्य का राजा है, उसके धर्म के विषय में भी बताया। और वो कहता है कि एक समृद्ध राज्य का संचालन गुर्जर करते हैं, गुर्जरों का राज्य बहुत समृद्ध है। और ह्वेनसांग के बाद फिर उसके बाद उसी समय का जो राइटर है वो हर्षवर्धन के दरबार का कवि है बाण, जिसने हर्ष चरित्र लिखा। तो हर्ष चरित्र में भी बाण लिखता है कि जो गुर्जर हैं, हर्षवर्धन के पिता ने, जो हर्षवर्धन के पिता जब शासक थे उसका वर्णन करता है कि हर्षवर्धन के पिता ने गुर्जरों को जगा करके रखा हुआ था। प्रजागर, गुर्जरों के लिए प्रजागर लिखा उसको, मतलब गुर्जरों को वो सोने नहीं दे रहा था। जैसे कोई कहे कि भाई इसने तो हमारे लिए हमारी नींद जो है वो उड़ा दी है, नींद उड़ाने वाला कहा गुर्जरों के लिए। चूंकि भीनमाल के गुर्जरों का और हर्षवर्धन का संघर्ष काफी चला, भीनमाल में गुर्जरों का शासन था, इसी प्रकार से भड़ोच में भी गुर्जरों का शासन था, जहां दद्दा जहां दद्दा जो चाप वंश का शासक था, दद्दा वो शासन करता था और दद्दा ने हर्षवर्धन को पराजित भी किया था। और दूसरा शासक जो दक्षिण का राजा था उस समय पुलकेशी चालुक्य, गुर्जर चालुक्य उस समय दक्षिण को रूल करते थे। जैसे हर्षवर्धन उत्तर भारत में सम्राट था, वो दक्षिण का अधिपति था, और हर्ष ने जब अपने राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में करना चाहा और उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण पर हमला किया, तो उधर से पुलकेशी चालुक्य से उसका सामना हुआ और पुलकेशी चालुक्य ने नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन को करारी हार दी। जो पुलकेशी का आई होल शिलालेख है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि ये घटना जो है 620 में ये घटना घटी थी कि 620 में उसने उसको पराजित किया पुलकेशी चालुक्य ने। तो गुर्जर राजा चालुक्य ने पराजित किया हर्षवर्धन को, जो हर्ष की टक्कर का ही बड़ा सम्राट था। और भड़ोच के राजा दद्दा चालुक्य दद्दा ने उसको पराजित किया, जो चाप वंश का शासक था, दद्दा चावड़ा। तो दद्दा ने क्यों पराजित किया? चूंकि वल्लभीपुर भी गुजरात में गुर्जरों का राज्य था, जहां के राजा ध्रुव चतुर्थ को हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया था। तो ध्रुव ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार नहीं की हारने के बाद भी, और वो भड़ोच के राजा दद्दा के पास चला गया। दद्दा ने हर्ष को चेतावनी दी और कहा कि आप वल्लभीपुर को खाली करो। जब वल्लभीपुर को खाली नहीं किया हर्ष ने, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दद्दा के और इसके हर्षवर्धन के बीच में, और दद्दा ने वह हर्षवर्धन को पराजित करके ध्रुव को पुनः वल्लभीपुर का शासक बना दिया। और बाद के दिनों में फिर हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी उसी ध्रुव चतुर्थ के साथ की, जिससे खारगृह नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसकी चर्चा स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी अपनी पुस्तक में की है। ध्रुव चतुर्थ से हर्षवर्धन की बेटी के विवाह की उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन चूंकि वैश्य जाति से थे, वैश्य वर्ण से थे, और जो ध्रुव भट्ट था वो चूंकि क्षत्रिय था, तो वो कहते हैं कि उन दिनों क्षत्रियों के और वैश्यों वर्ग की शादियां हो जाती थी, चूंकि हर्षवर्धन की बेटी की शादी ध्रुव चतुर्थ से हुई थी जी। तो गुर्जरों का हर्षवर्धन के समय में जबरदस्त उपस्थिति थी, बड़ी शक्ति थे उस समय गुर्जर इस देश के अंदर। और हर्ष के बाद तो फिर अंपायर ही गुर्जरों ने स्थापित की। भाई आप देखिए, आचार्य वीरेंद्र जी, अगर आप भारत का इतिहास देखते हैं तो पहले तो मौर्य काल है, मौर्य काल के बाद गुप्त काल आ जाता है, गुप्त काल के बाद फिर अंपायर किसी ने स्थापित की तो हर्षवर्धन ने की, थोड़े दिन उसकी अंपायर रही। उसके बाद फिर कन्नौज में, हर्ष की राजधानी भी कन्नौज ही थी, फिर कन्नौज में लंबे समय तक अगर किसी ने अपना अंपायर स्थापित करके रखी और पूरे भारत को काबुल कंधार से लेकर के और इधर बर्मा तक एक बना करके रखा, तो वो गुर्जर प्रतिहार थे जी। एक इतने लंबे समय तक ये अंपायर रही। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सब चीजें जो हैं हमें विचार करनी चाहिए, इनका पुनरावलोकन करना चाहिए कि गुर्जरों की उपस्थिति उसी समय से है। विदेशी राइटर भी उसका उल्लेख कर रहे हैं, जो समकालीन कवि हैं वो भी उसका उल्लेख कर रहे हैं। तिलक मंजरी में भी
परमार शासकों के लिए लगातार जो हवन कुंड से, जो आपने अग्नि कुंड की बात कही ना वशिष्ठ के अग्नि कुंड की बात परमार राजा वैरी सिंह के लिए भी हुई है, जो परमारों का पूर्वज था। और उसके लिए भी कहा कि वो ऐसा गुर्जर जो अपनी बलवान भुजाओं को फैलाए हुए खड़ा हुआ था, जिसकी भुजाएं जो है बल के द्वारा जो है फड़क रही थी, ऐसा जो गुर्जर था, उसके लिए वैरी सिंह के लिए गुर्जर शब्द वहां स्पष्ट रूप से कहा, जो राजा भोज का पूर्वज था। अच्छा जी। अच्छा वीरेंद्र जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आपने सारे साक्ष्य सारे प्रमाण दे दिए हैं जी। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जब भी गुर्जर समाज की तरफ से पृथ्वीराज चौहान जी को गुर्जर बताया जाता है जी, तो राजपूत समाज की तरफ से शब्द को लेकर एक तर्क दिया जाता है। उनका ये कहना होता है कि वो गुर्जर था और आप लोग गुज्जर हैं। तो इसको लेकर काफी लोग बातें बोलते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ही उपहास की बात है। ये गुर्जर संस्कृत का शब्द है और गुज्जर जो है वो एक मतलब जो एक लोकल भाषा में जैसे बोलते हैं लोग अपभ्रंश करके, तो ये अपभ्रंश होके बोला जाता है। जैसे तो ये इसलिए गुज्जर और गुर्जर में केवल बोलचाल का फर्क है। जैसे मूल शब्द है राजपुत्र, पर बोलते राजपूत है या रजपूत बोलते हैं। तो हर मूल शब्द है ब्राह्मण, पर बोलते ब्राह्मण, या कोई बामन भी बोल देता है। क्षत्रिय को क्षत्रिय बोलने लगे लोग। तो शब्द अपभ्रंश होते हैं, पर गुर्जर जो है संस्कृत का शब्द है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम यहीं आप ख़त्म कर देते हैं। सारे तर्क, सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य आपने दे ही दिए हैं और जितने भी तर्क आपने दिए हैं उन सारी चीज़ों को हम वीडियो में लगा भी देंगे, दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। तो आचार्य वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन ओम जी। तो दोस्तों, ये थे आचार्य वीरेंद्र जी। आपने सुना उन्होंने किस प्रकार से बेहद ही अच्छे तरीके से तार्किक रूप में साक्ष्यों के साथ सभी प्रमाण इस वीडियो में देने की कोशिश की है, जिसे ये सिद्ध कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जी गुर्जर साबित हो रहे हैं। और यदि ऐसा है तो अब समय आ चुका है कि इतिहास को एक नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी दूसरी किसी और वीडियो में। जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, 7 जून को गुज्जर समाज की तरफ से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड रखा गया है #गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो इस हैशटैग के साथ ट्विटर के ऊपर आप लोग भारी संख्या में ट्वीट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।